हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज में। आज की अपनी सीरीज में हम पढ़ेंगे नाबार्ड 2021 ग्रेड ए एंड ग्रेड बी में कि आपको रूरल डेवलपमेंट जो पार्ट है अंडर द एआरडी वो कैसे अप्रोच करना है, ये आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ऑल्दो एआरडी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था पहले भी और अभी भी, अब तो इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है नए पैटर्न के बाद से। अगर आप न्यू पैटर्न को ध्यान में रखोगे, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है नया पैटर्न, तो उसके अंदर एआरडी, ईएसआई और जीए तीनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। पहले क्या होता था, जीए आप लोग पढ़ते थे, एआरडी भी आप पढ़ते थे, बट एक ईएसआई पढ़ने में, तीनों को ही पढ़ने में जनरली ये अप्रोच रहती थी कि हमें कैसे भी कट ऑफ क्लियर हो जाए और बाकी हम क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश या बाकी सभी जगह से या क्यूमुलेटिव अच्छा स्कोर कर पाएंगे सो दैट कि हमारा जो फेज 2 में उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते थे। बट इस बार क्या कर दिया कि फेज 2 में सिलेक्शन होने के लिए आपको जीए, एआरडी और ईएसआई, इन तीनों से ही आपकी जो कट ऑफ है या आप कह सकते हैं कि मेरिट है वो इन तीनों ही सब्जेक्ट से डिसाइड होगी। तो अगेन आपको ध्यान किसमें देना है, जीए, एआरडी एंड ईएसआई में। तो अंडर एआरडी, तो अब हम आते हैं अंडर एआरडी में के अंदर आपको किस में ध्यान देना है सबसे ज्यादा, रूरल डेवलपमेंट में। तो एआरडी के अंदर जैसे हमने पहले आपको एग्रीकल्चर कैसे पढ़ना है इस अप्रोच पे बात की थी, आज हम बात करेंगे आपको रूरल डेवलपमेंट को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए तो अगेन हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस जो कि वहां पे मेंशन किया रहता है नोटिफिकेशन में भी, वो है ही। बट रूरल डेवलपमेंट के लिए ऐसा कोई स्टैटिक पार्ट नहीं है, तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए, पास्ट ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको कैसे ध्यान रखा जाए और कैसे इसकी तैयारी की जाए, कैसे इसके स्टैटिक पार्ट को पढ़ा जाए और क्या इसमें डायनेमिक पार्ट है और कैसे उसको पढ़ा जाए, ये हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके पीडीएफ के लिए, क्योंकि इसमें हम सारे ही आज कंसेप्चुअल पार्ट्स भी पढ़ेंगे, तो पीडीएफ अक्सर स्टूडेंट्स मांगते हैं, तो पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, रूरल डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट में ये सिलेबस जो है वो ऑल्दो फेज 2 के लिए अगर आप देखो तो नाबार्ड ने उसमें क्लियरली मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि ये फेज 2 का इलस्ट्रेटिव सिलेबस है, फेज 2 का इलस्ट्रेटिव सिलेबस है। बट होता क्या है कि फेज 1 में ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। और अगर आप प्रीवियस 3 ईयर देखोगे तो जो यही टॉपिक्स हैं, इसी से कुछ क्वेश्चंस हमारे फेज 1 में पूछे जाते हैं। ऑल्दो क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस तो आपको फेज 2 में भी नहीं पूछे जाएंगे, तो पढ़ना आपने अभी से ही है सो दैट कि आपका फेज 1 भी तैयार हो जाए और साथ ही साथ फेज 2 भी। तो रूरल डेवलपमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रूरल एरियाज है, ये आपको समझना है कि रूरल एरिया हम किसे कहते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे ये डिफाइन हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है इंडियन रूरल इकोनॉमी का, रूरल इकोनॉमी कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया में, इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोनॉमी की, और रूरल बैकवर्डनेस के कॉजेज क्या हैं। तो अगर आप देखोगे तो एक तो रूरल एरिया क्या है, इकोनॉमी क्या होती है रूरल इकोनॉमी, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है और वो पीछे क्यों है, ये पूरा हमको इस पार्ट से पता चलता है। देन दूसरे में हम आते हैं तो रूरल पॉपुलेशन, जो हमारे इंडिया में रूरल पॉपुलेशन है वो क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी आगे भी देखोगे तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस कि अभी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर जीविका के लिए जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं वो क्या करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो अभी इसमें क्या है, एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है, मनरेगा का क्या रोल है, ये हम अभी आगे देखेंगे। फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, ये बेसिकली इन्होंने बता दिया। हैंडीक्राफ्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइब्स एंड अदर रूरल इंडिया, ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल वर्कफोर्स। तो रूरल वर्कफोर्स अगेन मनरेगा से हम इसको लिंक कर सकते हैं, अभी हम आगे इसको देखेंगे। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें बेसिकली रूरल पॉपुलेशन है और वो क्या करती है फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्या करती है फॉर लाइवलीहुड जनरेशन, ये सब इसमें डिफाइन किया गया है। देन जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हम किसे कहते हैं, कब ये स्टार्ट हुआ था। अगर आप लोग को पता हो 1959 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो पीआरआई है उसको एक टाइप से लॉन्च किया गया था, आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब अंतिम जो कह सकते हैं कि जो सबसे लास्ट
हमारी जो इकोनॉमी या फिर जो हमारे समाज में जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक कैसे पहुंचा जाए, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। तो ग्राम पंचायत उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गांधी जी का भी यही कहना था कि जब तक हम उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते तब तक सरकार का कोई फायदा नहीं है। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इनॉग्रेशन एक टाइप से हुआ था। 3 टियर सिस्टम था। देन उसके बाद 2 टियर सिस्टम आया। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए 1992 में और इनेक्ट किया गया 1993 में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी पूछी भी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव में, एंड आपको इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार आने हैं 6 आउट ऑफ 4 आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसकी थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट, बैकग्राउंड और ये क्या चीज है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, ये सब पता होना चाहिए। फंक्शंस क्या है, वर्किंग क्या है, मनरेगा, NRLM, आजीविका, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, स्वच्छ भारत, रूरल हाउसिंग पूरा एंड अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो डायनामिक वाला पार्ट जैसे हम कहते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स को हम कवर करते हैं, वो यहाँ पे सारा का सारा मेंशन है। तो आपको ये सारी ही चीजें पढ़नी है। तो बेसिकली अगर आप फिर फोकस करो तो ऊपर आपको रूरल एरिया किसे कहते हैं, वहां पे इकोनॉमी क्या होती है, रूरल इकोनॉमी क्या होती है, रूरल एरिया क्या होता है। सेकेंड पार्ट में आप आएंगे तो रूरल पॉपुलेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं रूरल एरियाज में लोग। तीसरे पार्ट में आप देखोगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो क्या है, ये डिस्कस करनी है। तो आगे जब इंडिविजुअल हम 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड 2021 के लिए IXMB ने लॉन्च किया है IT का कोर्स भी, साथ ही साथ फाइनेंस का कोर्स, राजभाषा एंड एग्रीकल्चर, और हमारा जो ग्रेड A जनरल एंड ग्रेड B जनरल है वो तो हमारे पास है ही। तो ये अगर आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप आज ही लॉग इन कर सकते हैं examb.com, या फिर यहाँ पे जो फोन नंबर है इस पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको PDF इसके लिंक में मिल जाएगी, तो लिंक में आप जरूर देखें। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, सबसे पहले हमको ये समझना है कि रूरल एरिया किसे कहा जाता है, मतलब हम रूरल किसे कहेंगे, अर्बन किसे कहेंगे, विलेज किसे कहेंगे, ये कैसे क्लासिफाई होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक तो जो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो तो ठीक है, बट इसको आधिकारिक रूप से हम कैसे समझें। तो रूरल एरिया की डेफिनेशन ऑल्दो बहुत पैरामीटर्स पे है, बहुत जगह दी गई है, बट हम यहाँ पे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। ऑल्दो ये सेंसस 2011 यहाँ पे लिखा है, बट उससे भी पहले जो सेंसस थे उसमें भी डेफिनेशन यही रही है, अभी तक बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑल स्टैच्यूटरी प्लेसेस विद अ म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी, साथ ही साथ अ प्लेस सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली। तो ये जो तीनों क्राइटेरिया को एक साथ फॉलो करते हैं। वहां की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5000, साथ ही साथ 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन वाज नॉन एग्रीकल्चर। तो आपको ये देखना है कि नॉन एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या आप साथ ही साथ दूसरा मतलब भी देख सकते हैं कि 25% जो मेल पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे निर्भर होनी चाहिए। देन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 1000 पर स्क्वायर माइल। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, और इस क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है उसको हम रूरल एरिया कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन जैसे अभी हमने बात की थी इंडियन रूरल इकोनॉमी क्या है, तो रूरल इकोनॉमी को हम कैसे समझेंगे, रूरल इकोनॉमी है क्या, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स से उसको थोड़ा सा हम बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करेंगे, जो कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स होती है वहां पे हम नहीं जाएंगे। रूरल इकोनॉमी क्या होती है ये हम देखेंगे। तो रूरल इकोनॉमी बेसिकली हम इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि इकोनॉमी मतलब कि जिससे वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं जिससे कि वो सैलरी या फिर आप कह सकते हैं कि उनको कुछ आय हो सकती है, कुछ इनकम हो सकती है, उसको हम कोरिलेट करेंगे। तो बेसिकली रूरल एरियाज में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, एक तो फार्म एक्टिविटी, दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटी। तो जो फार्म एक्टिविटीज हैं इसमें एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं, आई थिंक आप सभी अच्छे से समझते ही हैं। एंड क्योंकि आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये रूरल डेवलपमेंट ARD का पार्ट है, तो ARD में जो A है इट स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो आई थिंक अब सभी समझ गए होंगे एग्रीकल्चर क्या है और उससे कैसे इनकम हो सकती है और कैसे वो एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड का सोर्स है, ये आप सभी को पता होगा। देन इज द फॉरेस्ट्री।
फॉरेस्ट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री भी आ सकती है, तो बेसिकली वुड एंड टिम्बर के साथ साथ जो क्राफ्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे अभी वन धन योजना है। वन धन योजना यही है बेसिकली कि रूरल पीपल अगर कुछ भी जो फॉरेस्ट से ऐसे कुछ चीजें प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको कैसे आगे सेल किया जाए, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकम जनरेशन अगर फॉरेस्ट्री से हो रहा है तो वो भी फार्म एक्टिविटी के अंदर आएगा। देन इज द लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक में सारी चीजें आती है, एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, पोल्ट्री भी आती है, बाकी सारी ही चीजें आती हैं, तो ये लाइव स्टॉक में आता है। देन इज द फिशरीज, चाहे वो इनलैंड हो फिर ये चाहे ये मरीन फिशरीज हो, तो ये भी किसमें आता है, फार्म एक्टिविटीज में। तो रूरल इकोनॉमी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो जो डायरेक्टली फार्म पे निर्भर है अभी भी, और हम लोग देखते हैं अभी भी मोर देन 60% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी भी किस पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पे ही है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर ये चारों ही पार्ट आते हैं। अब हम नॉन फार्म एक्टिविटी की अगर बात करें, तो नॉन फार्म एक्टिविटी में जो सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन हुआ वो किस चीज का है, कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन पहले नहीं हुआ करता था। कंस्ट्रक्शन कब से इंट्रोड्यूस हुआ, जब से मनरेगा आया। मनरेगा आने के बाद जो हमारी वहां की अनस्किल्ड लेबर है या कह सकते हैं रूरल पॉपुलेशन है, उसको जो वेज एम्प्लॉयमेंट दिया गया, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से काम कराए गए, कंस्ट्रक्शन के काम। तो ये पहले तो नहीं था, बट बाद में 2005 के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ। देन माइनिंग एंड क्वेरिंग, अब ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में कोई माइंस और या माइंस हो। देन इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन इज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ऑल्दो इसमें अभी भी बहुत कम रोल है रूरल इकोनॉमी का, बट अगेन सबसे ज्यादा मेजर रोल जो है वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एआरडी हम जो कहते हैं, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, और रूरल डेवलपमेंट को हम विदाउट एग्रीकल्चर तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ रूरल सेक्टर इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में रूरल सेक्टर का क्या योगदान है। अगेन जैसे अभी हमने बात किया कि रूरल इकोनॉमी क्या चीज है, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो उसी से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि उसका क्या योगदान है इकोनॉमी में। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है वो पूरा का पूरा कहाँ है, रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में है, तो मतलब जो कंट्रीब्यूशन होगा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, अगर आप देखोगे लेटेस्ट डेटा है, तो जीडीपी में हमारा कितना शेयर है, और दो इसको जीवीए हम कहते हैं एट करंट प्राइसेस, तो 20.2 है। तो ये अभी जो रीसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमको पता है कि 20.2 जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का हमारी टोटल इकोनॉमी में शेयर है। तो ये शेयर कहां से आया, ये रूरल सेक्टर से आया। तो आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 20% का जो है ये डायरेक्टली इकोनॉमी में शेयर है। तो इस टाइप से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। देन अगर हम नॉन फार्म सेक्टर की बात करें, तो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, या फिर जो हम अभी कह रहे थे कि आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, या जो भी लोकल क्राफ्ट्स होता है उस पे जो भी निर्भर करते हैं अभी भी रूरल पॉपुलेशन, तो वो सारा कुछ नॉन फार्म सेक्टर में आता है। देन रूरल कंज्यूमर की बात करें, पर्सपेक्टिव ऑफ द एफएमसीजी एंड द ड्यूरेबल गुड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव एफएमसीजी होता है, अगर एफएमसीजी में आप फ्रेश चेन को देखोगे तो अगेन इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो क्योंकि वो हाईली पेरिशेबल होती है और प्रोडक्शन हम देखें तो रूरल एरियाज में ही होता है, तो डायरेक्टली लिंकेज वहां पे होना बहुत जरूरी होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है रूरल सेक्टर की इकोनॉमी में। तो आप देख सकते हो कि चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे नॉन फार्म सेक्टर हो, चाहे वो रूरल कंज्यूमर पर्सपेक्टिव हो एफएमसीजी का या ड्यूरेबल गुड्स का, वो डायरेक्टली किस पे लिंक होता है, हमारा रूरल सेक्टर पे, और इकोनॉमी में डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करता है। देन अगर हम रूरल पॉपुलेशन ट्रेंड की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है देखने की। 2011 के सेंसस के बेस पे ये है। तो रूरल अर्बन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, रूरल एरिया में अभी भी हमारी 68% आबादी रहती है, 31.16% जो आबादी हमारी वो अभी अर्बन एरिया में रहती है। अगर आप देखोगे जो 2001 से 2011 में क्या चेंज आया, तो वो ये चेंज आया कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ। इसका डायरेक्टली क्या मतलब है कि रूरल एरिया से लोग कहाँ आए, अर्बन एरियाज में, और वो ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली रोजगार की तलाश में। तो जो अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ वो 27% जो 2001 में था वो बढ़ के कितना हो गया, 31.16%। साथ ही साथ जो रूरल पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ 72 से कितना हो गया, 68.84%। तो आप देख सकते हो कि
हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन हो रहा है, कहाँ इंक्रीज हो रहा है, अर्बन पॉपुलेशन में। उसका मेन वजह क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर को एज अ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वो मियर एक बहुत अच्छी उसमें इनकम जनरेशन नहीं होती है, हम लोग ये देखते ही हैं, और उसको बेसिकली वो लाइवलीहुड का ही एक सोर्स हो सकता है, इनकम जनरेशन का नहीं हो सकता। तो इनकम जनरेशन की तलाश में लोग बाहर आते हैं। अगर हम फिगर्स को देखें करोड़ में, ये है इंडियन पॉपुलेशन 2011 में 121 करोड़ है। रूरल पॉपुलेशन आप देखोगे तो ये 83.3 हो गई है, मतलब इंक्रीज पॉपुलेशन में इंक्रीज डेफिनेटली हुआ है। सिमिलरली अर्बन पॉपुलेशन में भी इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज अगर आप चेंज देखोगे, रूरल पॉपुलेशन 12% चेंज हुई और 31.8% अर्बन पॉपुलेशन चेंज हुई है। तो बेसिकली ये ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनके इंटरप्रिटेशन से आप वहां पे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये रूरल पॉपुलेशन ट्रेंड्स को आपको समझना जरूरी है। देन इज द रूरल वर्कफोर्स। अब जो रूरल पॉपुलेशन है वो करती क्या है वहां पे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मनरेगा से आप डायरेक्टली कोरिलेट करोगे तो आप इजीली इसको समझ भी सकते हो। तो देखिए अभी हमने जैसे बताया था कि रूरल इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट होती है, एग्रीकल्चर पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग में ऑल्दो अगेन बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको बताया कि पहले कंस्ट्रक्शन का रोल बहुत ज्यादा नहीं था। देन इज सर्विसेज। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अभी भी किसका रोल है, एग्रीकल्चर का। 1993 में कितना हुआ करता था, 78। 2011-12 में कितना हुआ, 64। ऑल्दो डिक्लाइन हुआ है, बट अगेन स्टिल जो मेजोरिटी पार्ट है वो कहाँ पे है, एग्रीकल्चर में ही अभी भी वर्कफोर्स काम करती है। देन जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेम उतना ही है, सेकेंडरी सेक्टर भी इसे कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये जो पहले 2, 3, 4 हुआ करता था, ये बिल्कुल बढ़ गया, कितना हो गया 10.7। और ये डिफरेंस कहां से है, 2004 और 5 से। तो अगर आप देखोगे ये जो बिल्कुल डबल हो गया एकदम से, वो इसी वजह से हुआ कि मनरेगा के अंदर जो काम दिया जाने लगा वो जनरली कंस्ट्रक्शन का दिया जाने लगा। तो जो रूरल हमारी वर्कफोर्स थी उसको काफी ज्यादा एंगेज किया गया कंस्ट्रक्शन वर्क में। सर्विस में देखोगे तो आप वो ग्रेजुअल इंक्रीज है, उसमें बहुत बड़ा कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज हुआ है। तो रूरल वर्कफोर्स अभी भी आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम कहां पे हमारी एंगेज है, एग्रीकल्चर वर्क में। देन उसके बाद सर्विसेज में थोड़ा सा पार्ट है, एंड देन कंस्ट्रक्शन में ह्यूज इंक्रीज हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इंक्रीज हुआ है, बाकी तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। देन प्रोग्राम एंड स्कीम्स क्या है, अभी तक जो हमने देखा, हमने कुछ पॉइंट और कैसे आपको पढ़ना चाहिए ये हमने बताया आपको, वो स्टैटिक का पार्ट था। अभी अगर हम डायनामिक पार्ट की बात करें, तो उसमें प्रोग्राम्स, स्कीम आती है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, वो सारी चीजें क्या है ये इसमें हम देखेंगे। तो प्रोग्राम्स और स्कीम जो चल रही हैं, ये वो स्कीम्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, बेसिकली उसके दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो ये दो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, उनके अंदर ये स्कीम्स वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की साइट्स पे शो की गई हैं। ऑल्दो इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और स्कीम आप देखोगे तो सबसे पहले है मनरेगा। तो मनरेगा से हर साल ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो 2018 का पेपर हो, 19 का पेपर या 20 का पेपर, लास्ट ईयर का भी आपने देखा था, मनरेगा से क्वेश्चन आया था। अगेन ना सिर्फ ये एआरडी में पूछा जाता है, बल्कि ये ईएसआई वाले पार्ट में भी पूछा जाता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो हमने बात करी रूरल इकोनॉमी की, तो वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में भी आता है। क्योंकि जो आपके कोर्स में दिया है ईएसआई आपको कैसे पढ़ना है, रूरल पर्सपेक्टिव में। तो रूरल पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। तो रूरल पर्सपेक्टिव में आपको पढ़ना है ईएसआई। तो ये जो हमने रूरल इकोनॉमी की बात की, ये केवल एआरडी के लिए नहीं थी, बल्कि ये हमारे ईएसआई के लिए भी थी। तो मनरेगा, जैसे मैंने भी आप लोग को बताया कि मनरेगा की वजह से क्या डिफरेंसेस आए हैं, अब आप थोड़ा उसको कोरिलेट भी कर पाएंगे, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है। देन इज द एनआरएलएम। एनआरएलएम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए। और अगर इसमें थोड़ा सा हम फोकस होकर बात करें तो एनआरएलएम बेसिकली जो विमेन बेनिफिशियरीज होती हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अगर आप रूरल एरियाज में देखोगे, या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स बैंकिंग से रिलेशन रखते हैं, या फिर आप लोग बैंकिंग सेक्टर से हैं, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का कितना ज्यादा फोकस है एसएचजी फॉर्मेशन या फिर एसएचजी को फंड करने के लिए। और वो बेसिकली कौन सी फंडिंग, किस एसएचजी के लिए फंडिंग होगी, जो विमेन बेनिफिशियरी होगी। तो जो विमेन बेनिफिशियरीज के लिए एसएचजी हैं उनको फंड करना गवर्नमेंट का टारगेट है कि जितने भी एसएचजी के मेंबर्स हों वो कुछ ना कुछ
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, सो दैट, और उनको फंड्स भी दिए जाएं, उनकी लिमिट बनाई जाए सो दैट कि वो आगे अपने वर्क को आगे बढ़ाएं और अपनी इनकम जनरेशन कर सकें। और बाकी उसके एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे हैं, कई बार हम लोगों ने टीवी में भी देखें कि एसएचजीज कैसे आगे बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो लिज्जत पापड़ जो है, जो इतना फेमस ब्रांड है, ये भी स्टार्टिंग इसकी एक एसएचजी से हुई थी। थर्ड इज हाउसिंग फॉर ऑल, तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पीएमएवाई, ग्रामीण फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू द बीपीएल हाउस होल्ड्स, तो ये हाउसिंग फॉर ऑल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आप लोग वो स्कीम्स में पढ़ ही लेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी रोड या फिर ऑल वेदर रोड हम इसे कह सकते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ऑल्दो अभी इसको पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट के नाम से इसका कंपोनेंट ऐड किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का बेसिकली जो है। तो ये प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लास्ट टाइम देखोगे तो बहुत ज्यादा डेटा वहां पे नहीं पूछा गया था, बट मनरेगा से क्वेश्चन वहां पे था। और पॉपुलेशन के ट्रेंड हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो या चाहे आपका वो इंटरव्यू हो। और इस बार जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऐड हुआ है ईएसआई प्लस एआरडी का, तो डेफिनेटली रूरल डेवलपमेंट से, क्योंकि जो हमारी साइंस है या जिसको हम एग्रीकल्चर का कोर पार्ट कह सकते हैं, वो रूरल एरियाज को कैसे इफेक्ट करती है और इम्पैक्ट करती है, ये हमको पता होना चाहिए, कोरिलेशन हमको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर आप लोगों को नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन के लिए कोई भी इश्यू है, आपको लगता है कि हमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स क्या है, जिसमें हम आपको एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट और पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। और जो सबसे उसमें यूनिक फीचर है वो है कि जो आपका एक्सपर्ट फैकल्टी है उसके साथ 101 सेशन होता है। आपको 8 सब्जेक्ट्स में किसी में भी डाउट है, कोई भी आपके इश्यूज हैं, तो आप उसकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी डाउट या इशू है तो आप exambee.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एग्रीबी चैनल है जो स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर कंसेप्चुअल पार्ट के लिए है। तो अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर कंसेप्ट पढ़ना है तो आप उस चैनल पे विजिट करके आप वहां पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्रीबी, आप उसको ज्वाइन करें। वहां पे हम एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स, क्विज या जो डेटा है, पीडीएफ है, वो शेयर करते रहते हैं। वो हमारा एग्रीबी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। या अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड हैव अ गुड डे अहेड।